नाज़रीन 6 सितंबर 1965 के अगर मैं तारीखी हैसियत की बात करूं तो वो दिन है जब पाकिस्तान की पाक फौज ने भारत को नाको चले जबवाए। लेकिन क्या ये हमला अचानक हुआ या पहले से हालात इस तरह पैदा होना शुरू हो चुके थे? और उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान की पाक फौज ने बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की थी, बल्कि कौमी इत्तेहाद और बहादुरी और ईमान की ताकत से जो पाकिस्तानी कौम थी, पाकिस्तानी अवाम थी, उन्होंने भी इस जंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उस वक्त जो प्रोपागेंडा का दौर था और इंडिया हर लिहाज से मजबूत था और पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल में कैसे कामयाब हुआ, अखबारात और मीडिया का क्या रोल रहा और उस वक्त जो मंजर था तो वो कैसा था, क्या हालात थे, और आज की तारीख में हम दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 6 सितंबर 1965 की तारीखी हैसियत है क्या, और आज भी जो है इसकी अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तानी कौम है उनको क्या पैगाम देते हैं, इस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रबनाज। तो नाज़रीन, चूँकि आज 1965 यानी कि 6 सितंबर उस दिन की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को शिकस्त दी और उस वक्त के वसाइल कितने थे पाकिस्तान के और क्या सूरत हाल थी, क्या मनाजर थे, और इसी तरह 1965 की जो जंग थी वो कितने दिन जारी रही। क्योंकि अक्सर ही हम जिक्र करते हैं कि भारत ने जो है अचानक हमला कर दिया, तो वो अचानक हमला क्या अब वाकई अचानक हुआ था या वो पहले से हालात जो है उस तरह के पैदा होना शुरू हो चुके थे, या फिर अगर बात करें कि पाकिस्तान की जो कौम थी वो उस जंग में पाक फौज के साथ किस तरह शाना बशाना खड़ी थी, अखबारात और मीडिया का किरदार कैसा रहा और जंग में मीडिया ने किस किस्म का किरदार अदा किया था। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने गुलकारों की जो कि हमारी तारीख़ में ऐसा सुनहरी बाप की तरह हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका अगर मैं जिक्र करूं तो नूर जहां साहिबा की अगर मैं बात करूं या मेरी हसन की बात करूं तो उन्होंने कौम का ही नहीं बल्कि पाक फ़ौज का लहू कैसे गरमाया, इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सुहेल कैसर हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने हमेशा ही तारीख पर गहरी नज़र रखी है। सुहेल साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? ठीक है, चूँकि आज 6 सितंबर है 1965 की जंग, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो एक और ख़ास दिन है आज, ईद मिलादुन्नबी। ठीक है, वो भी इस वक्त मुल्क भर में जश्न जज्बे के साथ मनाई जा रही है, लेकिन 6 सितंबर का भी आज दिन है। एक ही दिन में दो बड़े जो है वो तारीख़ी लम्हात में अगर बात करूं तो वो भी साथ मनाए जा रहे हैं। 6 सितंबर 1965 अचानक हमला हुआ या पहले से हालात जो वो थे पैदा होना शुरू हो चुके थे? आपने इसके ना आगाज़ की बात की है तो दरअसल ये 6 सितंबर 1965 को शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कि जंग एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन होती है, इसमें एक बहुत बड़ी फ़ौज को मोबिलाइज़ करना होता है, उसके बेशुमार यूनिट्स होते हैं, आर्टिलरी होती है, एयरफोर्स होती है, आर्मर डिव होते हैं और मेडिकल यूनिट्स होते हैं। और इसके साथ साथ फिर जंग शुरू करने से पहले जो दोस्त ममालिक हैं उनको एतमाद में लिया जाता है ताकि जब जंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक जो हैं वो हमारी फेवर करें। ठीक है ना, तो ये कोई ऐसा नहीं होता कि बस आप बैरकों से निकले और आपने जाकर दुश्मन पर हल्ला बोल दिया। बहुत बड़ी ह्यूज इसकी मोबिलाइजेशन और तैयारी होती। जो 1965 की वार है इसके बारे में हम कह सकते हैं कि इसका इब्तदाई इशारे जो है ना वो जून 1965 में जून में मिलना शुरू हो गए थे। और उसकी वजह ये बनी कि जब आप ये सिंध में जो बदीन और ठट्ठा के जो हमारे शहर हैं ना इनसे थोड़ा आगे बढ़े ना भारत की गुजरात की तरफ, तो वहाँ पर एक सर क्रीक का इलाका है जिसको रन ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। तो वो वीरान पड़ा रहता है, कहते हैं कि वो दुनिया के बड़े नमकीन दलदली रेगिस्तानों में से एक है। तो वीरान पड़ा रहता है, कभी कभी कोई चरवाहा चला गया या कोई भूले चूके पुलिस जो है उसने जो वो राउंड लगा लेती, तो इंडिया के पास ज़्यादा उसका हिस्सा है, पाकिस्तान के पास कम है। तो वहाँ पर पाकिस्तान ने एक कच्ची सी सड़क बनाई कुछ दो मुकामात को आपस में मिलाने के लिए, तो इस पर भी भारत ने रिटेलिएट किया और ब्रिगेड लेवल पर वो फाइट लड़ी गई। ब्रिगेड लेवल, एक ब्रिगेड में तकरीबन 3000 के करीब फौजी होते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि किस लेवल पर उनको दीगर जो आर्टिलरी वगैरह की सपोर्ट भी हासिल थी। तो बहरहाल उससे ये इशारा मिलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जबराल्टर लॉन्च कर दिया मकबूजा कश्मीर में।
गो के उसके नताइज तो हमारे हस्बे मंशा ना निकल सके, लेकिन उससे इंडिया बड़ा सीख पा हुआ कि जनाब अच्छा। ये तो बहुत गलत किया आपने। हम्म। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने ऐलान किया कि अब हम अपनी मर्ज़ी का महाज खोलेंगे। अच्छा। उसके बाद फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह को अच्छा। भारतीय फ़ौज ने लाहौर पर 3 अतराफ से हमला किया। जनरल चौधरी थे भारत के कमांडर इन चीफ। ऐलान किया कि शाम की चाय हम लाहौर जिमखाना में जाकर जी, पिएंगे। बड़ा बिल्कुल, मशहूर ऐलान बिल्कुल था ऐसा ही उनका, है। ठीक है। लेकिन हुआ ये कि जनरल निरंजन प्रसाद जो हैं वो भारतीय हमलावर फ़ौज की क़यादत कर रहे थे। 15वां डिवीज़न था 15वां डिवीज़न भारतीय फ़ौज का। उसको एक आर्मर्ड ब्रिगेड की सपोर्ट भी हासिल थी। आर्मर्ड ब्रिगेड में तकरीबन 130 से 150 के करीब टैंक होते हैं। फिर उसके साथ साथ आर्टिलरी थी और हमला बहुत बड़ा था। अच्छा। कोई शक नहीं है इसमें कि उस हमले ने जो पाकिस्तान की बॉर्डर के साथ चेक पोस्ट रेंजर्स की, और उनको तो उन्होंने रौंद डाला पहले हमले में। और क्योंकि जो रेंजर्स वगैरह होते हैं उनके पास भारी हथियार नहीं होते, जी। मतलब मशीन गन्स वगैरह होती, वो इतना मुकाबला इतने बड़े हमले का वो कर ही नहीं सकते थे। बहरहाल उन्होंने अपनी सी मुज़ाहमत की। हुआ ये कि कुछ पोजीशन पाकिस्तान जंग शुरू होने से पहले BRB के परली साइड पर मुस्तहकम करने में कामयाब तो हो गया, अच्छा। लेकिन इतनी ज़्यादा मुस्तहकम ना हो पाई कि वो भरपूर तरीके से दिफा कर सकता, तो मजबूरन फिर BRB के इस साइड पर आना ठीक पड़ा। है। यहाँ पर इनकी पोजीशन मजबूत थी, और फिर जो नौजवान ऑफिसर्स हैं और जो सोल्जर्स थे, उनका जज्बा जो है वो इतना ज़्यादा था उस वक्त कि पाकिस्तान को भी बने अभी कुछ ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था, 47-65 जी, इतना तो 65। जज्बा। तो नौजवान अफसर्स ने और सोल्जर्स ने तो फिर कमाल कर दिया। अच्छा। मतलब हम जो जनरल्स की हिकमत अमली है उस पर सवालात उठा सकते हैं कि भाई शायद इनको बर वक्त पता ना चल सका, क्यों पता ना चल सका, और क्या उसमें खामियां रह गई हमारी मनसूबाबंदी में कि वो BRB तक आ गया। लेकिन जवानों और जो यंग ऑफिसर्स थे उन्होंने ये सब धोने धो दिए। अच्छा। इतनी शानदार मुज़ाहमत की। जनरल सरफराज खान थे पाकिस्तान का, मुझे याद 10 डिवीज़न था, तो जनरल सरफराज उसके डिव कमांडर थे। मेरी उनसे मुलाकातें भी हुई कुछ साल पहले। अल्लाह ताला उनकी मागफरत फरमाए, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। क्या दबंग लहजा, क्या शानदार उनकी शख्सियत। मैं 2-3 शादमान में उनका घर था तो उनसे मुलाकात भी रही, और उनसे मैंने वो बहुत सारे वाक़यात भी सुने, कुछ याद रह गए। अच्छा सुहेल साहब, ये तो वो तारीखी लम्हात हैं जो मैं आपकी ज़ुबान से सुन रही हूँ, लेकिन अभी हमने देखा है मार के हक गुजरा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, ठीक है, वो कैसे कामयाबी से हमने देखा कि भारत को शिकस्त दी। लेकिन भारत आज के दिन में यही कहेगा, और उस दिन भी यही कह रहा था कि भारत ने कामयाबी हासिल कर ली। उनका जो मीडिया था वो उस वक्त भी यही कहता था, और आज भी। तो अगर मैं बात करूँ तो उस वक्त प्रोपेगेंडा का दौर था, हर लिहाज से इंडिया को मजबूत कहा जाता रहा है इंडिया के बकौल, तो ऐसा कुछ था। अच्छा, देखें मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो एग्जैजरेशन की आदत है ना, ये हम में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर किसी को सर दर्द हो रहा होगा ना तो वो कहेगा कुछ ना पूछो, मेरे पट्ठे खिंचे गए, मैं मर गया, वो बाद में एक पैनाडोल की गोली से ठीक हो जाता है। नहीं, डिश ली। तो कोई शक नहीं कि अददी एतबार से, फ़ौज की तादाद के लिहाज से, एयरफोर्स की तादाद के लिहाज से, टैंकों की तादाद के लिहाज से भारत हमसे बड़ा था, और उसको होना भी चाहिए था। लेकिन भारत का रकबा है तकरीबन 32 लाख मुरबा किलोमीटर, पाकिस्तान का रकबा है तकरीबन 8 लाख मुरबा किलोमीटर, और तब 20 पाकिस्तान हमारे साथ तक 2.25 लाख मुरबा किलोमीटर, उसका अब 10 लाख मुरबा किलोमीटर। तो 10 और 3200 मुरबा किलोमीटर, तकरीबन 3 गुना वो उस वक्त हमसे बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली जब वो हमसे आबादी के लिहाज से बड़ा है, रकबे के लिहाज से बड़ा, तो उसकी फ़ौज भी ज़्यादा होगी, तो उसके पास हथियार भी ज़्यादा होंगे। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस वक्त 1965 में उसके पास तकरीबन 8.5 लाख के करीब फ़ौज थी, और कोई 6-5.5 के करीब की हमारे पास भी थी, 5.5-6 के। तादाद कम होने के बावजूद भी पाकिस्तान ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना कि इतना फ़र्क था, यानी हम ये कहें कि कोई मतलब 3 गुना का फ़र्क था या तो वो। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि जो हमलावर होता है ना उसको बहुत ज़्यादा ताकत के साथ हमला करना पड़ता है। जो दफाई फोर्सेस होती हैं वो कम
कुव्वत के साथ भी दफा कर सके, वो अपने मोर्चों में बैठी होती जी। पता तो करना है हमलावर ने, हम्म, तो उसको ज़्यादा ताकत रिक्वायर्ड होती है। आप कम ताकत के साथ भी दिफा कर सकते हैं, लेकिन हमला आवर को बहुत ज़्यादा ताकत रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए कि अगर उसकी तादाद ज़्यादा थी तो हमला भी उसने किया था, तो उसको ज़्यादा ताकत रिक्वायर्ड थी, और इसीलिए पाकिस्तान कम तादाद के बावजूद दिफा करने में कामयाब हो गया। और दूसरा उसमें जो ये कहा जाता है ना, उस वक्त भी पाकिस्तान के हथियार भारत से बेहतर थे। यानी पाकिस्तान के पास, अगर मैं पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करूं, तो पाकिस्तान का जो मेन बैटल प्लेन था उस वक्त था वो F-86, F-86 जिसको सैबर भी कहा जाता जी। है। कोरियन जंग में इस्तेमाल हुए, तो उसके बाद फिर अच्छा। अमेरिका ने पाकिस्तान को वो बेचे या डोनेट किए, तो ये अपने दौर का बड़ा अच्छा तैयारा था। इसके मुकाबले में भारत के पास थे हंटर थे, ठीक है। फैंटम थे, हम्म, शायद जगवार भी थे, लेकिन क्वालिटी के एतबार से F-86 हम्म, बेहतर था उनसे। हम्म, और उस वक्त पूरे इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान के पास सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट भी थे, यानी जो आवाज़ से ज़्यादा तेज़ आवाज़ वो से, था स्टार फाइटर F-104, मुझे उसका वो याद है। तो वो भी पाकिस्तान को एक बार, लेकिन जो बुनियादी फ़र्क डाला वो था तरबियत का। अच्छा। हाँ, जो ख़ुसूसन एयरफोर्स की जो तरबियत का स्टैंडर्ड असर खान साहब ने पहले एयर चीफ मार्शल थे उन्होंने सेट किया है, उसके बाद फिर हर एयर मार्शल उस पर एक एक ईंट लगाता रहा, और क्या शानदार उनकी तरबियत का म्यार रहा। और फिर हमारे पास चूँकि तैयारे भी बेहतर थे, हमारी तरबियत का म्यार भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए एयर फोर्स ने शानदार उस वक्त भी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और कहा यह जाता है कि 65 की वार में पाकिस्तान को 3 ए जो हैं उन्होंने बचाया, अच्छा। अल्लाह, एयर फोर्स और आर्मर। और बाद लोग आर्टिलरी भी कहते हैं और बाद कहते हैं जी आर्मर, लेकिन पहली दो पर सबका इत्तेफाक है, अल्लाह और एयर फोर्स। जिस तरह आपसे आपने इस तमाम तारीखी लम्हात को बिल्कुल एक खींच के रखा है और बताया है कि क्या कुछ हुआ था, फोर्स की जो हमारे पास जवानों की तादाद थी वो कितनी थी, तो इसी तरह जंग में जो मीडिया का किरदार था, क्योंकि आपको काफ़ी अर्सा हो गया मीडिया फील्ड में काम कर रहे हैं आप, तो जंग में मीडिया का किरदार कैसा रहा था? देखिए उस वक्त तो एक लोगों को हमने मालूम देखा भी तो था नहीं, कि क्या कुछ हो रहा है, देखो आसानी हमने मतलब सुना और हमने पढ़ा, से। जी। जो बड़ों से सुना और मतलब जो किताबों में पढ़ा, तो उसमें तो ये जिस तरह मैंने बताया ना कि पाकिस्तान को भी बने अभी चूँकि ज़्यादा अरसा तो गुजरा नहीं था, जी। जोश और जज्बा जवान था, तो जब भारत की तरफ से हमला हुआ तो यूँ जानिए कि जैसे पूरी कौम एक सीसा फैलाई हुई दीवार बन गई। मतलब फ़ौज को रसद की कोई परवाह नहीं है, फ़ौज के आमदोरफ्त के लिए रास्ते, इस तरह की वो सारी चीज़ें जो एक आम आदमी अपनी फ़ौज के लिए कर सकता है वो उसने किए। और ये तो हमेशा की एक लिखी पड़ी बात है कि अवाम की सपोर्ट के बगैर फ़ौज के लिए सरवाइव करना जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है। सो उस दौर में मीडिया ने भी, जो हमारे गुलकार हैं, मतलब मैं रेडियो पाकिस्तान में बड़ा बिल्कुल अरसा मैं ऐसे ही। प्रोग्राम करता रहा हूँ, जी। तो मुझे वहाँ बताते थे लोग कि जनाब सारी रात रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, रेडियो। और अक्सर हवाई हमले का सायरन बजता था तो कोई यहाँ से स्टूडियो से उठ के सेफ जगह पे नहीं जाता था कि नहीं यार ठीक है बस जो होगा देखी जाएगी। अच्छा। यही वो जोश और जज्बा था कि फिर जो जिस तरह मैंने बताया कि जो यंग ऑफिसर्स हैं, मतलब उनकी कुर्बानियों की आप मिसाल देखें कि 6 सितंबर को ये हमला हुआ, 8 सितंबर को इंडिया ने सियालकोट सेक्टर पर हमला किया जो 1965 का फैसला कुन हमला था। उस हमले का नाम था ऑपरेशन नेपाल, ऑपरेशन नेपाल, और वो इंडिया के आर्मर डिव ने किया था, जिसके साथ एक माउंटेन डिवीजन भी था, यानी एक बहुत बड़ी फोर्स आप समझ लें, तकरीबन 300-350 टैंकों के साथ भारत की तरफ से हमला किया गया। और मंसूबा ये था कि सियालकोट सेक्टर से हमला करेंगे, अच्छा। गुजरांवाला के करीब आकर जीटी रोड को कट करेंगे, ठीक है। पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट के, तो अगर तब तक लाहौर का दिफा नहीं और टूटा लाहौर में होगा चाय पिएंगे। तो नहीं, अगर तब तक अगर लाहौर का दिफा नहीं टूटा होगा तो पाकिस्तान जो लाहौर के दिफाई दस्ते हैं उनको अकब से दबोच के तो अच्छा। दोनों तरफ से पीस देंगे। अच्छा। इतना बड़ा हमला था वो कि वो किया जाना था 7 सितंबर को, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मोबिलाइजेशन बहुत मुश्किल होती है, इतना बड़ा हमला कर, तो वो 24 घंटे लेट हुआ। और लकीली पाकिस्तानी जो वहाँ पर थे कमांडर, उनको इत्तला मिल गई कि कुछ गड़बड़ है, कोई आर्मर डे का, तो मतलब ये एक बड़ी परेशानी की बात थी कि जब इतना बड़ा हमला होगा तो हम कैसे सरवाइव करें। ऐसा ही हुआ।
जब वो हमला हुआ तो उसने पहले हमले में मतलब वो फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट थी वहाँ पर, उसको तो उसने वो कर दिया इतनी बड़ी में। तो वहाँ पर थोड़ा सा ये भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कि बाद सीनियर्स ये कहने लगे कि इतने बड़े हमले में मज़ीद नुकसान कराने के बजाय बेहतर है कि हम गुजरांवाला जो नंदीपुर नहर है ना, वहाँ हमारी सेकंड डिफेंस लाइन है, वहाँ जाकर अपनी पोजीशनें मुस्तहकम करें और फिर इनका मुकाबला करें। तो वहाँ पे जो यंग ऑफिसर्स थे उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा जी कि है तो गलत बात, हम अपने सीनियर, लेकिन ये इतना बड़ा हमला है, इतने ज़्यादा टैंक हैं कि अगर एक मरतबा हमारे कदम उखड़ गए तो फिर हम पिंडी से इधर रुक नहीं सकते। तो फिर वो यही जज्बा वहाँ पर भी काम। तो गुलकारों का क्या किरदार था उस वक्त रेडियो पाकिस्तान की भी आपने बात की है, नूर जहां, मेहंदी हसन ने कैसे जो कौम का लहू गरमाया, फौज का लहू गरमाया। आप देखिए कि लिखने वालों ने क्या लिख दिया और गाने वालों ने क्या गा दिया। बिल्कुल कि आज भी वो नगमे जो हैं ज़ुबान ज़दे ख़ासो आम हैं कि जब भी कोई इस तरह का मौका आता है, नए नगमे भी लिखे गए हैं, उसके बाद बेशुमार लिखे गए, लेकिन उन नगमों का तो रंग ढंग ही अलग है। पुत्र हटाते नहीं मिकदे, ए वतन के सजीले जवानों, ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा वक्त शाद, है ना, वो तो कमाल किया, मतलब लिखने में सब ने उसमें अपना अपना हिस्सा डाला। और देखें उस वक्त जो मीडिया था, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो था नहीं, रेडियो था और प्रिंट मीडिया था जी। तो इस हवाले से ये है कि रेडियो पर रेडियो का किरदार आप समझ सकते हैं कि थोड़ा बहुत है, इतनी ज़्यादा तो इन्फॉर्मेशन का कोई फ्लड था नहीं, तो बट जितना भी था वो फिर सब यकजान हुए और नतीजा फिर हमारे सामने है। बिल्कुल नतीजा हमारे सामने है। तारीख जो है वो दोहराई है। सुहेल कैसर साहब ने बताया कि उस वक्त पाकिस्तान के पास जो है वो कितनी फोर्स थी और इंडिया ने किस तरह जो है वो अचानक हमला नहीं किया था, प्रॉपर एक मनसूबाबंदी, किस तरह हालात पैदा हुए जंग के, और उस दौरान मीडिया ने क्या किरदार अदा किया, उस वक्त जो गुलकार थे उन्होंने क्या किरदार अदा किया। लेकिन उस वक्त के जो गाजी तमाम मंजर अपनी आंखों के सामने देखे हैं, उस वक्त उन्होंने क्या कुछ देखा, किस तरह से हालात थे जो इंडिया की तरफ से पैदा किए गए, किस तरह से पाकिस्तान ने उसको फेस किया, उनको भरपूर जो है वो जवाब दिया। तो उनकी तरफ भी जाएंगे, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जो हैं मोहम्मद शहबाज साहब, उनसे दास्तान सुनने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ही रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख का एक सुनहरी बाब 6 सितंबर 1965, जिसके गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, उनकी तरफ चलती है। शहबाज साहब, वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। कि आज 6 सितंबर 1965 का दिन, जिसके अगर मैं सुनहरी बाब की बात करूं तो हर साल इस दिन की छुट्टी होती है। और अगर मैं जिक्र करूं कि उस वक्त के हालात कैसे थे, दुश्मन ने अचानक हमला किया और फील्ड के हालात कैसे थे, आप वहां मौजूद थे, क्या सूरत हाल थी, कैसे मनाजर थे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी, बुलाया अपने स्टूडियो में 6 सितंबर के हवाले से बातचीत करने के लिए जी। 6 सितंबर का जो दिन है वो एक यादगार दिन है पाकिस्तान की तारीख में। एक हिंदू जो बनिया है जिसने हमें हर जगह धोखा दिया है, और अभी मार के हक में भी धोखा दिया, उससे भी दिया, पानी का वेपन इस्तेमाल कर रहा है। तो 6 सितंबर का वो जो दिन है वो यादगार दिन है। मैं उस वक्त हम पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कैडेट था और हमारी पासिंग आउट होनी थी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जी। लेकिन अचानक हमें इतला मिली कि जी दुश्मन ने हमला कर दिया, तो आप टीवी पे चलें। तो उसका जो कंडक्ट पॉइंट एक है कि अयूब खान साहब ने तकरीर की, हम सब कैडेट्स चले गए वहाँ सुनने के लिए। उनकी जो 3.5 मिनट की तकरीर थी, वो एक तकरीर है जिसने पूरी कौम को यकजा कर दिया, और पूरी स्पिरिट और मोटिवेशनल स्पीच थी। वो क्या थी स्पिरिट? उसने सिर्फ ये मोटे मोटे लफ्ज़ मैं बताऊंगा। 3.5 मिनट की तकरीर जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3.5 करोड़ अवाम जिनके दिल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से धड़कते हैं, वो उस वक़्त सर चैन तक नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की आखिरी तोप खामोश नहीं हो जाती। इसने हमें मोटिवेट किया और हमने बड़े नारे शारे वहाँ लगाए, और फिर वहाँ से फैसला हुआ GHQ से कि इनको फ़ौरन पास आउट कर दिया। तो हमारे साथ एक कोर जूनियर थे 33rd PMA का, हमारा 32nd PMA था। 11 सितंबर को हमारी पासिंग आउट परेड हुई और हमें उसी शाम को फिर अपने अपने सेंटर में भेज दिया गया। हम मर्दान चले गए। तो मर्दान में 2-3 दिन हमारा स्टे हुआ उधर।
वहाँ पर हमें उन्होंने जो नए वेपन्स थे, क्योंकि अभी 10 डिवीज़न था, हम तो PMA में तो राइफल नंबर 4 मार्क 1 पे ट्रेनिंग ली हुई थी। वहाँ पर M1 राइफलें थी अमेरिकन जो इशू हुई थी, उसको से हमें थोड़ा सा रुशनास कराया गया, कुछ और चीज़ें बातें में। 2-3 दिन हमारा स्टे वहाँ रहा, तो फिर हमें कहा कि जी आप अपनी अपनी यूनिटों में जाएँ, अपने यूनिट में जाएँ। हमारी पोस्टिंग, मेरी पोस्टिंग हुई 17 पंजाब में, राजा अजीज भट्टी निशान हैदर की यूनिट में, जो BRB भी थे लाहौर में। एक्चुअली सारे का सारा जो महाज था वो सियालकोट और लाहौर का था, तो जितने भी ऑफिसर्स कमीशन लिए सबको एक ही ट्रेन पे चलना था। तो हमें जो मूवमेंट ऑर्डर था, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सीधा बात बताऊंगा कि हमारे थे चीफ इंस्ट्रक्टर कर्नल लोधी साहब, सेकेंड वर्ल्ड वार में उन्होंने कमीशन लिया हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार में लड़े थे। उन्होंने हमें कहा कि जी बेटे आप सब लोगों ने खैबर मेल पे जाना है जी, और खैबर मेल पे लाहौर पहुँचना है। तो उसके वारंट उन्होंने कहा क्वार्टर मास्टर को दे दें, और उनको ये कहा कि मूवमेंट ऑर्डर अगले दिन का दें और इन बच्चों को आज जाने दें। उस पर क्वार्टर मास्टर साहब ने बात की कि सर ये तो अगर कोई लड़के यंगस्टर हैं सारे को आगे पीछे ना पहुंचा तो मेरा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो उसमें अब मुझे इस तरह याद है कि कर्नल लोधी साहब बड़ी फादरली बात की उन्होंने कहा ये यंगस्टर हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कि किधर जा रहे हैं, ये बड़े कीन हैं और बड़े मोटिवेटेड हैं, और ये इंशाल्लाह सब के सब यूनिट पहुंचेंगे, लेकिन कम अज़ कम इनको जंग में जाने से पहले इनको अपने माँ बाप को मिल लेने दो, कि हालात का कोई पता नहीं क्या बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब उसकी हालत देखिए कि वो कैसी बात सच्ची साबुदी का। हम 3 थे, सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर, उनकी पोस्टिंग हुई 16 पंजाब में, जो वाघा बॉर्डर जो मेन ऑफेंसिव था जिस पे आ रहा था मेन लाइन, उस पर गए वो। मैं और कर्नल साबिर मरहूम, हम वो 12 पंजाब में गए, मैं 17 पंजाब में, और सारे के सारे हम BRB पे लगे हुए थे। हमारा बर्की सेक्टर था और एक ही ब्रिगेड था जिसमें 12 पंजाब और 17 पंजाब थी। मैं 17 पंजाब में गया, वो 12 पंजाब में। ठीक है। अब कितने की सतम ज़रीफ़ी देखिए कि 21-22 की रात को वहाँ वाघा सेक्टर में 16 पंजाब पे बड़ा शदीद किस्म का इंडियन हमला आया, और उसमें अख्तर साहब शहीद हो गए। वो सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर शहीद हो गए। अब ये देखें कि ये रात के पहर की बात है, 21-22 रात की। हम ठीक पहुंच है। चुके ये हैं। भारत हमेशा ही बुज़दिलाना हमले करता रहा है, नहीं, अपनी वो ठीक है, बुज़दिली मैं का पहले मुजाहरा ये आपको करता है बता जी दूं कि ये बात अब हुआ ये कि मर्दान से हमने वैगन ली जी। और तीनों दोस्त हम उस वैगन में बैठ गए। वो रास्ते में पिंडी उतर गए, मैं जेलम आ गया, और अगले दिन हमने खैबर मेल पे जाना था। फिर हम इकट्ठे वहाँ लाहौर उतरे, हमारे यूनिटों के सब मेजर आके हमें ले गए। रात के 8-9 बजे हम वहाँ पहुँचे लाहौर। वहाँ से रात मैं बताना ये चाह रहा था कि देखें कि कर्नल लोधी साहब ने किसी फिदराना बात की कि इन बच्चों को जाने दो, ये अपने माँ बाप को मिल ले। अब देखें ना, अख्तर शहीद हो गए सेकंड लेफ्टिनेंट, तो कम से कम उनको मौका मिला, जैसा मैं अपने माँ बाप को मिला, साबर मिले और सेकंड लेफ्टिनेंट अख्तर भी मिले, और वो शहीद हो गए। तो जो स्पिरिट थी वो खैबर मेल के अंदर भी ज़्यादा थी। मेरे वाले साहब क्योंकि रिटायर्ड फौजी अफसर थे, मेजर थे, वो मुझे सुबह ही लेके रेलवे स्टेशन पर आ गए। जब उनको बताया, मुझे तैयार श्यार करके मेरा वेपन शेपन सारा उन्होंने तैयार श्यार किया, और मुझे कहा, क्योंकि हमें वो रेलवे स्टेशन पे जब पहुंचे तो उसने कहा, स्टेशन मास्टर ने कहा, मेजर साहब आप इतनी जल्दी आ गए, ट्रेन तो आजकल हवाई हमले की वजह से बड़ी लेट है जी, वो तो 2-2:30 बजे पहुंचेगी, तो आप चले जाएं, दोबारा आ जाएं। मेरे वाले साहब ने कहा कि नहीं, फौजी आदमी थे, मेजर थे फौज में, उन्होंने कमीशन लिया होता 41-42 में। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता कि हम वापस जाएँ, पीछे ट्रेन आ जाए, हम इधर ही फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम खुलवाएँ, हम इधर इंतज़ार करेंगे। वहाँ कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर हम आ गए उधर। तो मैं 2 दिन राजा अजीज भट्टी साहब के शहीद होने के बाद यूनिट में पहुंचा। तो ये हम फिर रात को 12-1 बजे मैं वहाँ यूनिट में पहुंच गए रात को। अगले दिन सुबह ब्रीफिंग हुई, ये 15 या 16 की रात, मुझे एग्जैक्ट डेट अब याद नहीं आ रही, बड़ा अरसा गुजर गया। तो वो हमें ब्रीफिंग दी और मेरी फिर पोस्टिंग हो गई। उन्होंने जी मुझे CO साहब की कॉन्फ्रेंस के बाद सारे उन्होंने उसको बड़ा मोटिवेशनल टॉक वगैरह में दी। लड़ाई अभी जारी थी और मुझे उन्होंने B कंपनी में पोस्ट कर दिया। उस ज़माने में जो सेकंड लेफ्टिनेंट होते वो कंपनी अफसर होते थे, प्लटून कमांडर नहीं पोस्ट होते थे। तो मैं उनके साथ, तो वो कहते हैं ना कि सर मंगलाते ही उड़े पड़ गए। जो ही मैं यूनिट में पहुंचा अपनी कंपनी में, BRB के ऊपर कंपनी लगी हुई थी, B कंपनी थी, कैप्टन अब्दुल मजीद साहब हमारे कंपनी कमांडर थे, रामगढ़ थे। तो अभी जो ही हम बैठे ही हैं साथ, उधर पहुंचे ही हैं उसके ऊपर 15-20 मिनट के बाद, ये दिन के 12-1 बजे का टाइम होगा, 11:30 या 12 का टाइम होगा, जब दुश्मन ने हमला कर दिया। तो वो टैंकों के साथ और एक इन्फेंट्री के साथ थे।
अब उस वक्त हमारी एक प्लटून जो थी हमारे कमांडिंग अफसर, क्योंकि पहले बर्की के ऊपर मेन लड़ाई हो रही थी राजा अजीज भट्टी की, जो मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ये कंपनी जो बी कंपनी थी, इसकी एक प्लटून को हमारे कर्नल साहब ने कहा कि इस प्लटून को आगे भेजो। तो एक नंबर 6 प्लटून जो बी कंपनी की थी वो BRB के अक्रॉस थी, ताकि हमारा कुछ ना कुछ जो है साहब वो बाहर रहे। तो वो जब अटैक उन्होंने किया तो अभी मैं बैठा हूँ तो साथ हम दोनों खड़े हैं कंपनी के, मुझे एक टेलीफोन आया कि मैं सुबेदार भट्टी बोल रहा हूँ, साहब मेरे लिए क्या हुक्म है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता, अल्लाह जानता है कि सुबेदार भट्टी कौन और किधर से बोल रहा है, क्योंकि मैं तो उससे पहले 15 मिनट होती कंपनी में पहुंचा। तो मैंने कंपनी कमांडर साहब साथ ही थे, तो मैंने कहा सर सुबेदार भट्टी कोई है, वो कह रहा है जी कि मेरे लिए क्या हुक्म है। अब वो मजीद साहब रनर थे, उन्होंने 2-4 मोटी मोटी गालियाँ दी और उन्होंने कहा उसको बोलते हैं इधर ही मरेगा, उसको ये मैसेज। मैंने उसी तरह वो मैसेज उनको दे दिया सुबेदार भट्टी साहब को कि जी वो कंपनी कमांडर कहते हैं इधर ही मरेगा, इधर ही रहेगा। बात ख़त्म हो गई। अभी ख़त्म, टेलीफोन ख़त्म हुआ तो एक और टेलीफोन आ गया। हमारे एक सेकंड कमांड थे, वो बड़े सीनियर अफसर थे, उसको थ्रेश होल्ड ये था कि IMA PMA के थे, तकरीबन 20 साल उनकी सर्विस थी, और ये हमारे 2 IC थे। उनका फ़ोन आया तो वो भी मैंने अटेंड किया, उनको मैं साथ था। वो अपना कंपनी कमांडर साहब को तो खाने का फायर गिरा रहे थे दुश्मन के ऊपर, तो मैंने फिर अटेंड किया। उनका हाँ शबाज क्या हाल है। मैंने कहा सर वो दुश्मन के एक ब्रिगेड ने हमला कर दिया है टैंकों के साथ, तो इंशाल्लाह सर डोंट वरी वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। अब उसका उन्होंने मजाक बना लिया 2 IC में। मैं जब यूनिट में जाऊँ तो कहते हैं हाँ शबाज यू आर टेकिंग केयर ऑफ द ब्रिगेड अटैक, क्योंकि मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, ही वॉज वेरी हैप्पी कि भाई शबाज ने बड़ा अच्छा जवाब दिया है कि सर वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट। तो बात आई गई होगी। तो अब दुश्मन की तरफ से देखें कि वो इतना बुज़दिल था कि हमारी एक प्लटून थी आके, और वो एक टैंक स्क्वाड्रन के साथ और एक इन्फेंट्री बटालियन के साथ उसने हमला किया। तो जो बर्की का जो एरिया था उसमें वो नाकाम हो चुके थे राजा अजीज़ भट्टी साहब की वजह से। तो अब उन्होंने कहा जी कि शुमाल की जनाब मेरी कंपनी जो थी वो शुमाल बर्की पुल के शुमाल की तरफ लगी हुई थी, बी कंपनी कोरिया साइड पे। तो उन्होंने कहा चलो इधर प्रोबिंग अटैक करें, लेकिन वो इतने बुज़दिल थे कि अगर वो हमारे BRB के नज़दीक पहुँचते तो वो उस प्लटून को तो बिल्कुल तबाह कर सकते थे, उसको कैदी बना सकते थे, बिकॉज वो तो BRB के क्रॉस थी और हम BRB के नहर के पीछे थे, नहर के पीछे। लेकिन हमारे कंपनी कमांडर साहब ने एक अच्छा हुक्म ये दिया, उन्होंने कहा कि शबाज उसको बताओ कि वो सारे वेपन अपने खोल दे दुश्मन के ऊपर। तो उस वक्त उन्होंने मुझे कहा कि तुम उसको बताओ प्लटून कमांडर को कि लाइट मशीन गन के फायर पूरा बेल्ट खोल दे, जितने हथियार हैं सबसे फायर करें। अब दुश्मन के ऊपर जब वो फायर आया, हमने भी यहाँ से फायर किया, पीछे से रिकॉलेस राइफल थी हमारे पास, उससे हमने फायर किया। और वो दुश्मन इतना बुज़दिल था कि मैं यकीन से कह सकता हूँ अब इतने अरसे के बाद कि अगर वो टैंक BRB किनार के साथ ले आते तो वो प्लटून बेचारी तो 20-25 आदमी थे, वो तो सारे के सारे या शहीद हो जाते या कैदी हो जाते। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो आगे आएँ, और वहीं से वो लड़ाई को तकरीबन 4-5 घंटे जारी रही। कभी वो इधर से फायर करें, इसी तरह एक गोला मारा उन्होंने टैंकों ने, तो वो एक दरख्त के अंदर से लग गया। तो ये 12-1 बजे का वाक़या जब शुरू हुआ तो 3-4 बजे करीब ये ख़त्म हो गया तकरीबन, और फिर दुश्मन वहाँ से विड्रा कर गया। लेकिन मैं आपको उनकी बुज़दिली की बात कर रहा हूँ कि अगर वो हिम्मत दिखाते तो उनके पास इन्फेंट्री भी थी, वो इन्फेंट्री से हमला करते तो वो जो प्लटून है बेचारे 20-25 आदमी, उनको तो या कैद करके शहीद करते। ये बात। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊँगा 6 सितंबर के साथ क्या हुआ। 6 सितंबर को 5-6 की रात को हमारे को ऑर्डर मिल गया। तो हमारी यूनिट ने पहले रखी कर ली हुई थी, और रात को ऑर्डर मिल गया 5-6 की रात को ऑक्यूपाई करने के लिए। शफकत बलोच साहब जो थे वो हमारे जो ब्रिगेड में 2 यूनिटें थी, तो कॉन्सेप्ट एक अयूब खान साहब ने नया दिया था डिफेंस ऑन ब्रॉड फ्रंट। उसका डिफेंस का ये था कि थोड़ी फोर्स ग्राउंड पर रखी जाएगी दफाई पोजीशन में, ज़्यादा फोर्स टैंकों के साथ पीछे रखी जाएगी, और जब दुश्मन को हम कंटेक्ट करेगा उसको हम ल्योर इन करके किलिंग जोन में ले जाएंगे। जब वो किलिंग जोन में आएंगे तो पीछे से हम अटैक करके उनको तबाह बर्बाद करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा। तो उसके ऊपर शफकत बलोच साहब जो थे ना, वो एडवांस पोजीशन थी एक कंपनी, वो ब्रिगेड की एडवांस पोजीशन उनका जी उड़ियारा। तो वो रात को तकरीबन 12 बजे गाड़ियों के ऊपर वहाँ पहुँच गए, और जो ही वो पहुँचे गाड़ियों में तो उन्होंने कहा अपने सीनियर जैसे को, अच्छा हाँ भाई लगाओ मोर्चे से। उन्होंने देखे हुए थे, अपने अपने मोर्चे खोदने शुरू कर दो। मोर्चे तैयार नहीं थे उनके, मोर्चे खोदने शुरू कर दो। RR लगा दी उन्होंने, मशीन गन लगा दी, और साथ ही कहा कि चाय बनाओ भाई, चाय और पूरी। अभी वो ऑर्डर दिए हैं तो को आधा घंटा गुजरा होगा कि वहाँ के गांव जो है वो
कि लोग वापस आना शुरू हो गया उडियारा से, हरीके से, और वो उन्होंने कहा जी दुश्मन ने तो हमला कर दिया। फिर साथ ही रेंजर की जो लोग थे वो भी वापस आए। तो फिर शफकत बलोच साहब ने पीछे फ़ोन किया, उसने कहा जी दुश्मन ने तो हमला कर दिया और वो दुश्मन तो आ रहा है। फिर साथ ही तोफाना का फायर शुरू हो गया। अब ये रात 1-1:30 बजे का टाइम होगा जब ये सारी कार्रवाई शुरू हुई। अब ये दुश्मन एक इन्फेंट्री डिवीजन से उन्होंने अटैक किया बरकी साइड पे, और एक इन्फेंट्री डिवीजन प्लस जो है वो मेन जो एक्सेस था वाघा का, उस पर अटैक किया जहाँ वो 16 पंजाब लगी हुई थी। वहाँ 22 ब्रिगेड था, ये हम 103 ब्रिगेड में थे। अब वो जब पोजीशन आई और तूफाने का फायर वगैरह शुरू हो गया, तो शफकत बलोच साहब को ऑर्डर दिया गया था कि आपने 2 से 4 घंटे दुश्मन को डिले करना है यहाँ उडियारा पे, ताकि हम दिफाई पोजीशन जो है बरकी में जहाँ मेन डिफेंस है उसको तैयार कर लें जी। अब किस्मत के देखें कि अल्लाह ताला ने कैसे की, वो जो तकरीर थी 3 मिनट की, उसने कैसा असर किया कि अल्लाह ताला ने मदद ये की कि एक रिकायलेस राइफल होती है हर इन्फेंट्री कंपनी में 2 जी। एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड। हमारे उसी उडियारा ड्रेन में जहाँ पर पोजीशन थी शफकत बलोच से, उसकी जो शुमाल में था वो एक प्लटून थी R&S की 11 FF की, वो भी लगी हुई थी, लेकिन उनको भी मौका मिला तो उन्होंने भी कोई फायर किया। और हमारी उनकी जो एक रिकायलेस राइफल जो बाएँ वाला था, अब्दुल्ला मुनसब उसका नाम था, उसने पहला गोला मारा, वो पहले टैंक को हिट कर गया। हालांकि RR हमारी इतनी एक्यूरेट नहीं होती, कभी 3-4 गोलों में से एक लग जाता है, लेकिन किस्मत अच्छी थी, ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, वो पहला गोला हिट किया। फिर दूसरी जो रिकायलेस राइफल दाईं तरफ थी उसके साउथ की जानब, उसने फायर किया, वो भी टैंक को हिट हो गया। अब जो 2 टैंक हिट हो गए तो साथ ही हमारा गुलाम में था, वो हवलदार था, वो मशीन गनर था, .30 ब्राउनिंग उसके पास थी। वो नीचे से फायर नहीं हो रहा था, उसने उठा के बंद पे रखी। अच्छा। क्योंकि वो जो उडियारा ड्रेन थी उसको, वो आजकल जो है इतनी बड़ी ड्रेन नहीं थी, वो छोटी ड्रेन थी बहुत। उसका जो हमारी साइड का ट्रेन था वो थोड़ा सा बंद ऊंचा था, अगली साइड का नीचा था। वो नीचे से फायर नहीं हो रहा, उसने उठा के बंद के ऊपर रखी और मशीन गन का फायर शुरू कर दिया। और काफ़ी दुश्मन के जो सिपाही थे वो हलाक कर दिए। जब वो हलाक हो गए तो दुश्मन अलर्ट हो गया। उन्होंने कहा यार, उन्होंने डिफेंस का डिपार्टमेंट ने समझा कि ये जो उडियारा है ये मेन दफाई पोजीशन है। अब उसके अंदर ये शुरू होगी, लेकिन शफकत बलोच साहब को ज़ख्मी भी हुए, लेकिन वो लड़ाई जारी रखी उन्होंने। अब उनको ऑर्डर मिला कि 2 बजे करीब के आप वापस आएँ, क्योंकि बरकी का जो पुल था वो उड़ाना मकसूद था। तो फिर उन्होंने एफएशलान लेके जो 12:30-1 बजे अटैक शुरू हुआ था, जिसको उन्होंने सुबह 7-8 बजे तक रोकना था, ठीक है, उसको आगे ले गए वो 2 बजे तक। और 2 बजे जब ऑर्डर मिले तो वो फिर गाड़ियाँ लेके निकले, और हमारी जो कंपनी थी उसको बाकी को पैदल, सुखदार फैज़ अली जो हमारे सीनियर जेसी थे वो लेके अपनी कंपनी से होके, हमारी बी कंपनी के अंदर होके वापस आए जी। और ये जो पुल फिर उड़ा दिया गया। अब ये जो हकीकत है, ये तो शफकत बलोच साहब को उनको 17 जुर्त भी मिला और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। अब असल कहानी जो है वो राजा अजीज़ भट्टी की है। राजा अजीज़ भट्टी की वो ये है कि लोग समझते हैं कि शायद उनको टैंक का गोला मिला और निशान अदल मिल गया। नहीं, अच्छा, उनको जो निशान अदल मिला है वो 4 रातें और 5 दिन पूरे एक इन्फेंट्री डिवीजन को एक कंपनी से उन्होंने रोके रखा और आगे नहीं आने दिया नहर के ऊपर, जिसकी वजह से उनको निशान अदल मिला। ठीक है। अब हुआ ये कि जब वो प्लानिंग हो रही थी तो उस प्लानिंग के अंदर राजा अजीज़ भट्टी साहब, क्योंकि बहुत मंजे हुए ट्रेनिंग थे, उन्होंने फर्स्ट PMA के थे, 16 साल सर्विस, उन्होंने कनाडा में स्टाफ कोर्स किया हुआ था, इन्फेंट्री स्कूल में इंस्ट्रक्टर। हम ये बिल्कुल यही कह सकते हैं कि हीरो ऐसे ही नहीं कोई बन जाता। वो बड़ा उनका तजर्बा था। उन्होंने ब्रिगेड कमांडर को कहा कि सर ये सीधा हमें BRB नहीं देनी चाहिए, हमें एक कंपनी आगे रखनी चाहिए, मैं अपनी कंपनी जो है वो BRB के आगे रखूँगा। ठीक है। अब उसमें हुआ ये कि पीछे दुखाई पोजीशन भी, उन्होंने एक प्लटून फिर आज तो पीछे रख लें आप, और 2 प्लटून आप आगे, क्योंकि कम हो गई। एक प्लटून फिर 12 पंजाब की सुबेदार आलम ज़ेब थे, जिनको बाद में 17 जुर्त हमारे CO साहब ने रिकमेंड किया, निकला उनको 17, वो 3 प्लटूनें लेके राजा अजीज़ भट्टी साहब, उनमें से एक प्लटून भी थी ब्रिगेडियर रहमान सेकंड लेफ्टिनेंट, उनको कमांड में दी, एक और जैसे थे उनको, और एक ये सुबेदार आलम ज़ेब साहब, और ख़ुद वो बरकी गाँव के बिल्कुल आगे एक चुबारा था जी, उसके उधर उन्होंने कंपनी हेडक्वार्टर बनाया, और वहीं से वो 5 दिन यानी कि 4 रातें और 5 दिन वहीं से लड़ते रहे। ठीक है। और उसकी अगर तस्वीरें अगर आपने देखी हों तो वो है कि उसके ऊपर डायरेक्ट टैंकों से फायर किया है जी, और वो तबाह हो गया अपना, और उसके ऊपर फिर हवाई जहाज से भी फायर किया इंडियन, लेकिन राजा अजीज़ भट्टी साहब डटे रहे वहाँ से। क्या बात। और वहाँ पर जो राजा अजीज़ भट्टी साहब का जो काम है, 7 तारीख को पहुँच गए थे, 6 तारीख की शाम को वहाँ इंडियंस,
फिर उन्होंने 7, 8, 9, 10, 11 तक हमले किए और 10-11 की रात तक रोके रखा और पहला ब्रिगेड उनका नाकाम हो गया। फिर उन्होंने GOC ने दोबारा दूसरे ब्रिगेड को टास्क दिया और दूसरा ब्रिगेड जो है जब वो उठाया गया तो वो भी नाकाम हो गया। अब राजा अजीज भट्टी साहब को ऑर्डर मिला कि अभी आप विड्रॉ करें, तो 10-11 की रात को बहुत फियर्स फाइटिंग हुई। अगर आपने वो ड्रामा देखा हो तो उस ड्रामे में जो सीन दिखाया गया कि राजा अजीज भट्टी साहब वो वापस आ गए अपनी दोनों प्लटूनों को लेके, लेकिन पता चला कि एक हमारा नासलाइक असमुतुल्लाह होता था जी, वो बड़ा अच्छा बॉक्सर था और कुछ लोग थे वो पीछे रह गए। अच्छा, तो जब राजा अजीज भट्टी साहब इस तरह आया तो उनका सर वो सेक्शन तो पीछे ही रह गया। उन्होंने कहा अच्छा, ऊपर अगर एक सीन देखा होगा आपने राजा अजीज भट्टी साहब का कि वो किश्ती में बैठ के वापस जा रहे हैं, वहाँ जाके उन्होंने फिजिकली बैनेट चार्ज किया और लाशें लेकर आए और जो जख्मी थे ठीक है उनको उन्होंने लेकर आए। ये एक है। और ये जो निशान हैदर उनको मिला है वो 4 रातें और 5 दिन जंग करने की उनको मिले हैं। लेकिन फिर जब CO साहब ने उनको कहा कि आप थक गए हैं अभी आप वापस आए, तो 11-12 की रात को CO साहब के ऑर्डर के ऊपर उनको वापस बुलाया गया। वो फिर वापस आए बटालियन हेडक्वार्टर, वहाँ उन्होंने ख़त शत लिखे, जो भी बच्चों को लिखना था, सारा रात रहे वहाँ बटालियन हेडक्वार्टर में। वहीं पर उन्होंने अंगूठी वाला का जो ड्रामे में दिखाया हमारे असिस्टेंट साहब के साथ किया। और अगले दिन नई वर्दी नहा धो के नई वर्दी पहन के वो फिर वापस अपनी कंपनी हेडक्वार्टर में बरकी में गए। जब वो वापस गए अपने कंपनी हेडक्वार्टर में उधर, तो उधर वो फिर दुश्मन ने टैंकों से हमला किया तो रेजिमेंट का, तो राजा अजीज भट्टी साहब बाहर निकल गए। तो पहले वो फायर लिया लेकिन फायर इफेक्टिव नहीं हुआ, तो फिर खड़े हो गए। जब खड़े हुए तो स्पॉटर आया, तो सुबह गुलाम अली था हमारा, उसको रमली कहते थे। उसने कहा सर ये आप नीचे, वो बल्कि उनको वर्दी से नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा मुझे एक 1 गन फायर करने दो, मीडियम का गन करा रहे थे टैंकों के ऊपर। अच्छा। अब उन्होंने कहा है 1 मीडियम राउंड गन फायर, अब ये कहा ही है तो वो गोला लगा उनको और वो फिर नीचे सीधे गिरे। जो ड्रामे दिखाया वो शहीद हो गए। तो एक्चुअली जो जाए शहादत है उसको भी आपने देखा होगा, तो वो खड़े होके वो उसकी वजह से शहादत उनकी हुई। और जो इस स्पिरिट में, हालांकि 10-11 जो रातें थी बड़ी मुश्किल, जागते रहे वो सारा दिन। कैप्टन अनवर थे उनके साथ, आर्टिलरी के ऑब्जर्वर वो भी साथ थे। तो ये असल मजरा है, जैसे उनको निशान हैदर दिया गया। अब ये स्पिरिट जो है और ये निशान हैदर ये है। इसके अलावा मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे तो मैं आपको स्पिरिट बताऊंगा कि अवाम और हम कैसे इकट्ठे थे। जी सर, बिल्कुल मैं आपसे मज़ीद सवाल करती, चूँकि दुरानिया कम था और ये कोशिश करूँगी दोबारा आपको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँ। तो मेजर अजीज़ भट्टी कैसे हीरो बने, किस तरह से उन्होंने 5 दिन और 4 रातें आपने बताया है कि मुसलसल जो है वो जंग लड़ी और दुश्मनों को उन्होंने नाको चने चबवाए। और इसके अलावा जो अभी भी उनको हर साल तो नहीं बल्कि अगर बात कर ली जाए हर दिन ही याद रखा जाता है, सिर्फ 6 सितंबर नहीं बल्कि हर साल के हर दिन उनको याद रखा जाता है। और क्या दास्तान थी, किस खूबसूरत अंदाज में मोहम्मद शहबाज साहब ने हमें बताया है। बिल्कुल जी, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बड़ा ज़रूरी है, 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। एक तो यह है कि आपने देखा कि ये स्पिरिट अभी तक कायम दायम है। और 7/9 को जो हमारा मार्का हक हुआ, जिसमें क़यादत वही क़यादत जिसे वो क़यादत जो है जिसे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और एयर चीफ मार्शल सिद्धू साहब हैं, उन्होंने किया कि उनके सुपीरियर होते हुए 6 टैंक गिराए गए उनके। और हमारी जो फ़ौज थी वो भी इकट्ठी रही और दुश्मन के साथ अवाम और फ़ौज जब तक इकट्ठी होती है तो कामयाबी होती है। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि कई हमारे जो सिविलियन थे बेचारे वो क्लाशनकोफें ले के गुजरांवाला में या कहीं, तो वो ड्रोन पे फायर कर रहे हैं, डर नहीं रहे हैं। जी सर। इसी तरह आपने देखा होगा कि आर्टिलरी ब्रिगेड की एक मिसाइल बैटरी थी, वो फायर कर रही है तो जवान खड़े तालियां बजा, डर नहीं रहे हैं कि भाई इसके ऊपर दुश्मन का हमला आएगा। एक और इसके बाद में जो अवाम और फौज इकट्ठी लड़ेगी। और स्पिरिट में बता दूं कि शफकत बलोच साहब को जंग ख़त्म होने के बाद एक ख़त आया, एक पार्सल था जी। वो उनको मिला जिसके अंदर सोने का हार था। एक हेडमिस्ट्रेस थी कराची में, उनके खामन शहीद हो गए थे 1947 में। तो उन्होंने ख़त में लिखा कि ये जो हार है ये मेरी सास ने मुझे दिया था मेरी शादी पे, और ये मैंने रखा हुआ था अपनी बहू को देने के लिए। लेकिन मैंने बड़ा सोच विचार किया है, फैमिली से डिस्कस किया है कि असल हीरो आप हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बचाया है, तो मैं ये आपकी नज़र करती हूँ।
क्या तो फिर बात हमारे है। सीओ जो थे उन्होंने सब मिला, उनका नहीं भाई हम नहीं रख सकते। फिर राजा अपना शफकत बुलोच साहब ने दोबारा ख़त लिखा उन खातून को, उन्होंने कहा ये आपकी तरफ से बड़ी स्पिरिट है, हमने मुझे मिल गया है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप ये हार जो है कीमती ये अपनी बहू को दें। बिल्कुल ऐसा ही है। दिस वाज द हाँ। स्पिरिट जो, और अभी भी वो स्पिरिट चल रही है जो जी। आपको मैंने बताया है जी। कि जो 6-7 मई को मार्का हक था, उसके अंदर भी आपने देखा कि स्पिरिट क्या है कि बिल्कुल ऐसे ही है। और पाकिस्तानी कौम में किस तरह इत्तेहाद पैदा होता है वो ऐसे पैदा होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पर बात करने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और इससे पहले ब्रेक से पहले हमारे साथ मौजूद थे लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद शहबाज, जो कि गाजी हैं। 6 सितंबर की दास्तान को बयान कर रहे थे और 6 सितंबर 1965 का दिन अगर बात करें तो एक ऐसा तारीखी बाब है जिस पर अगर जितनी उसकी तारीखी हैसियत की बात कर ली जाए या उसके बारे में मज़ीद बात करें तो मुख्तलिफ पहलू जो हैं उससे निकलेंगे। तो सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 6 सितंबर की इस वक्त पाकिस्तान में क्या तारीखी हैसियत है और आवाम के लिए वो एक कैसा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अच्छा सलमान गनी साहब, चूँकि पहले तो मैं बात करूँगी कि 6 सितंबर 1965 का दिन सुनहरी बाब, कैसे रोशनी डालेंगे इस पर? देखिए, ये जो यौम दफ़ाए पाकिस्तान है, ये कौमी वहदत, जज्बा एबुल वतनी और कुर्बानियों को याद करने का दिन है जी। और जब हम इस दिन को याद करते हैं तो उस दिन पाकिस्तान की फ़ौज सुरखरू हुई थी दफाई महाज पे। लेकिन आज की बड़ी ज़रूरत ये है कि आज का जब हम यौम दफ़ाए पाकिस्तान मना रहे हैं तो हम एक नई सूरत हाल में ये दिन मना रहे हैं जी। इसलिए कि इसमें 10 मई का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। 10 मई का कि जिस तरह 6 सितंबर के दिन की एक अहमियत है, इसी तरह 10 मई की एक हैसियत भी है कि हमने अस्करी महाज पर अपने से 6 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त फाश दी है। लेकिन सिर्फ यही काफ़ी नहीं है। देखिए, जब हमने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और पाकिस्तान को दफ़ाई एतबार से मजबूत और सुरखरू करने के बाद मुआशी हवाले से खुद इंसारी की मंजिल पे लेके जाना है, दुनिया के अंदर उसी कौम और उसी मुल्क की इज़्ज़त है जो अपने पाँव पे खड़े हैं। अस्करी महाज पर हम सुरखरू हो चुके हैं, अब हमने दफाई महाज पर तबदो करनी है। कहा जाता है कि उस वक्त की जो कामयाबी थी सिर्फ फौजी कामयाबी नहीं थी, बल्कि उसमें कौमी इत्तेहाद भी था, उसमें उनकी जुर्रत भी थी और उस वक्त कौम ने अपनी ईमान की ताकत से भरपूर हिस्सा लिया था। आपकी पौन सदी की तारीख ये है कि जब भी फ़ौज के पीछे कौम खड़ी होती है तो हमारी फ़ौज जो है फतह से हमकनार होती है जी। 6 सितंबर 1965 को भी ये जज्बा और बुलबुला कौम के पीछे फ़ौज के पीछे खड़ा था तो पाकिस्तान सुरखरू हुआ था। और 10 मई को भी आप देखें कि एक कन्फ्यूजन पाकिस्तान के अंदर थी, लेकिन 22 अप्रैल को जब पहलगाम वाक़े के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया तो जब पाकिस्तानी कौम ने देखा है कि हमारा दुश्मन एक दफ़ा फिर मुंह खोल कर खड़ा है तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम अपनी फ़ौज की पुश्त पर खड़े हुए और पाकिस्तान की फ़ौज ने ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम को सुरखरू किया बल्कि दुनिया को ये बता दिया कि पाकिस्तान अस्करी हवाले से नाकाबिले तस्खीर है। फ़ौज तो सुरखरू हो गई, उसने तो एक बड़ी कामयाबी लेके दुनिया को बता दिया कि हम नाकाबिले तस्खीर हैं। लेकिन अब गेंद पाकिस्तान के अहले सियासत की कोर्ट में है, वो किस तरह सुरखरू होंगे? वो इस तरह सुरखरू होंगे कि सिर्फ दफाई एतबार से ही खुद इंसारी की मंजिल पर पहुँचना काफ़ी नहीं, जब तक हम मुआशी हवाले से अपने पाँव पर नहीं खड़े होंगे। लिहाजा अब पाकिस्तान की सियासी क़यादत को चाहिए कि वो आपस में लड़ने झगड़ने की बजाय, इंतशार और खलफशार पैदा करने की बजाय इत्तेहाद और यकजहती का सबूत दें और कम अज़ कम पाकिस्तान पर, पाकिस्तानियत पर यकसुई और यकजहती को फ़रोग़ दें। बिल्कुल। तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया का किरदार कैसा था? क्योंकि अभी भारत की मैं बात करूं तो भारत ने तो ये 10 मई का भी जो अभी हमने देखा मार्का हक, ऑपरेशन बयान महसूस, तो उसमें भी भारत ने कहा जी हम जीत गए, हमारी कामयाबी है। तो उस वक्त मीडिया का किरदार कैसा था? देखिए, बात ये कि आप जब 65 के अंदर मीडिया का किरदार भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें असल किरदार जो था पाकिस्तानी कौम का था। पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तानी कौम के अंदर जो जज्बा और बुलबुला था। देखिए, ये मुख्तलिफ तबकात होती हैं, मीडिया एक तबका था, उसके बाद आप देखें कि आप अदब के मैदान में शायर, आपका फनकार, आपके अदाकार सारे माज़ जंग पे उसी जज्बे के तहत खड़े थे
और यही कुछ अब 10 मई को हुआ कि अब भी जब दुश्मन ने आपको ललकारा तो पूरी कौम इकट्ठी हो गई और पाकिस्तान के मीडिया ने पाकिस्तान का मीडिया बन के दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नज़रियाती बुनियादों पर वजूद में आया था और पाकिस्तान के मीडिया को भी नज़रियाती बुनियादों पर कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है और कौम के अंदर इत्तेहाद और यकजहती पैदा करने में अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करना है। बिल्कुल ऐसा ही। अभी आज हम देखें तो भारत ने कहना है कि उस वक्त भी जीत हमारी थी और आज भी जीत हमारी है, लेकिन उस वक्त अगर जो पाकिस्तान के पास वसाइल थे, क्या इतने थे? कहा यह जाता है कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल थे वो बहुत ही महदूद थे और इंडिया के पास ज़्यादा थे। तो उस सिचुएशन में पाकिस्तान ने कैसे टैकल किया, कैसे कामयाबी? ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है जी। ये आपके नाज़रीन को पता चलना चाहिए। देखिए, वसाइल के एतबार से वो पहले भी हमसे आगे था, अब भी हमारे से आगे है, लेकिन उसके पास वो जज्बा और वल्वला मौजूद नहीं है, उसके पास लीडरशिप मौजूद नहीं है, उसके पास एक पेशा वराना सलाहियत की हामिल फ़ौज मौजूद नहीं है। मैं आपको एक तारीख़ी बात बताता हूँ। देखिए, बात ये कि हमारे फ़ौजी जवान, जो अफसर और फ़ौजी जवान, उन्होंने शहादतों की एक तारीख़ रकम की है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, लेकिन जब ये मरला आया तो फिर वो एक नए जज्बे के तहत दुश्मन के ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा हुए और सरखरू हुए। और आप अक्सर, चूँकि आप ख़ुद जर्नलिस्ट हैं, आप मीडिया में देखें, अखबारात में देखें तो अक्सर ये खबरें आती हैं कि इंडियन जो फ़ौज है उसके लोग भगौड़े हो गए, वो दौड़ गए, उन्होंने ख़ुदकशी कर ली। लेकिन पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कभी एक खबर ऐसी नहीं आई कि पाकिस्तान का कोई फ़ौजी अफसर या जवान तो माज़े जंग छोड़ के आया हो, किसी तरह की भी कैफियत हो। देखिए, मैं ख़ुद महाज पे जाता रहा हूँ और आपका फ़ौजी जवान जो है ना, उनके माथे पे, वो मुंह से खामोश होते हैं, उनके माथे पे एक ख़ास मैसेज लिखा होता है जो पाकिस्तानी कौम के लिए, कि सो जाओ अजीज़ों के फसीलों पे हर एक सिमत, हम लोग अभी जिंदा व बेदार खड़े हैं। ये वो जज्बा है जिसने 65 में भी पाकिस्तान को सरखरू किया और 2025 के अंदर 10 मई को भी दुनिया को बता दिया है कि हम दफ़ाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर हैं। सिर्फ दफ़ाई एतबार से नाकाबिल तस्खीर होना मुकम्मल नहीं है जब तक पाकिस्तान मुआशी हवाले से सरखरू नहीं होगा। मुआशी हवाले से मजबूती पाकिस्तान को दुनिया भर के अंदर सरखरू करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस वक्त का जो ऑपरेशन था, चाहे वो नेपाल था या कोई और ऑपरेशन था, तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो भरपूर जवाब दिया इंडिया को। लेकिन उस वक्त एक मशहूर डायलॉग था जो इंडिया कहता था, जैसे ऑपरेशन मुकम्मल होगा तो पहली चाय लाहौर में पी जाएगी, लेकिन आज तक उनका वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। उनका ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा, ख्वाब पूरा नहीं होगा। जब कौम अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी होती है, उसके अंदर एक जज्बा और वल्वला होता है और कौम ये समझती है कि हमारी फ़ौज हमें दफ़ाई एतबार में सरखरू करेगी, तो ये वो ताकत है जो दरअसल ताकत है। देखिए, बात से मैंने आपको पहले बताया कि मुआशी हवाले से शायद भारत हमसे बेहतर हो। भारत की आप देखें कि उनकी एयरफोर्स वो 75 तैयारे लेके उड़े थे, हमारे पास 25 तैयारे थे और हमने उनको दिन में तारे दिखाए हैं। तो ये असल में पीछे एक जज्बा और वल्वला होता है जो कारगर होता है अस्करी महाज पर। और अस्करी महाज पर पाकिस्तानी फ़ौज ने, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान को सरखरू किया है और मैं समझता हूँ कि उनको जितना खराज तहसीन पेश किया जाए कम है। एक बात मैं और ज़रूर कहना चाहूँगा जो हमें दफ़ा के मौका पर, कि हमें अपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है। ये शोहदा जो होते हैं ये दरअसल कौम का एसेट होते हैं। ये ख़ुद तो दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन आपके आने वाले कल के लिए उनकी ये कुर्बानी जो है वो तारीख़ में रकम होती है। और इसीलिए किसी ने कहा था कि तुम्ही से है मुजाहिदो जहान का सबात है, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। कौम की याद है। तो कौम के नाम क्या पैगाम है सलमान साहब? कौम के नाम ये पैगाम है कि आपने अपने अंदर पाकिस्तानियत का जज्बा मुर्जन करना है और सिर्फ सब कुछ फ़ौज पे नहीं छोड़ देना। देखिए, हमारी फ़ौज दहशतगर्दों से भी लड़ रही है, मुल्क दुश्मनों से भी लड़ रही है, इंडिया के ख़िलाफ़ भी सरबकफ़ है। तो हमने अपने अंदर एक इत्तेहाद और यकजहती पैदा करनी है। इत्तेहाद और यकजहती की जो ताकत है वो पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान के असल मकासद से, उनसे हमकिनार करेगी। सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया आपकी गुफ्तगू आपने सुनी है कि कौम को इस वक्त जो है वो जंग में ख़ास तौर पर किस तरह एक होने की ज़रूरत है, किस तरह से जो उनमें इत्तेमाद पैदा हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात कर ली जाए पाकिस्तानी आर्मी की, पाक फ़ौज की, तो सिर्फ फ़ौजी बड़ी कामयाबी नहीं थी, बल्कि इसमें जो 1965 की जंग थी उसमें कौम ने भी भरपूर किरदार अदा किया, जुर्रत का मुजाहिरा किया
और उस वक्त अपनी ईमान की ताकत से उन्होंने जो इंडिया की सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि कौम को भी बताया कि पाकिस्तानी कौम किसी से कम नहीं है। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।